हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। एंड आज हम लोग सीरीज़ 14 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 12 और 13 सीरीज़ में जॉब एनालिसिस कंप्लीट किया था। आज हम लोग जॉब इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट के यूनिट 2 का पार्ट है, एचआरएम का। तो अगर हम जॉब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन दोनों में एक डिफरेंस होता है। जॉब एनालिसिस का मतलब था कि जो भी टास्क, जो भी जॉब हम परफॉर्म करते हैं, उन सब जॉब की इन डेप्थ स्टडी करना। यानी कि जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन उन दोनों को स्टडी करने की बात करते हैं तो वो जॉब एनालिसिस होता है। पर आज हम बात कर रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन की। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है अब वर्थ ऑफ जॉब देखना, यानी कि जो आपने जॉब एनालिसिस में ड्यूटीज़ और जॉब को स्टडी किया है, उन जॉब्स की वर्थ कितनी है, किस जॉब के बेसिस पे किसको कितना सैलरी मिलना चाहिए, कितना मनी, कितना वेजेस, कितना सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी हम बात करते हैं जॉब इवैल्यूएशन में। यानी कि जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिस प्रोसेस में हम वर्थ ऑफ जॉब चेक करते हैं, यानी कि हम जॉब की कितनी वर्थ है, जॉब की कितनी वेजेस एंड सैलरी डिसाइडेड होनी चाहिए, उन सब चीज़ों की बात करते हैं जॉब इवैल्यूएशन में। जॉब इवैल्यूएशन जो सिस्टम था, ये सबसे पहले जो यूज़ हुआ कॉमनली, मतलब नोटिस में आया, ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे आया था। अब हमें पता है कि हर एक बिजनेस इंटरप्राइजेज़ जो होती हैं, हर एक की एक स्टैंडर्ड वेज पॉलिसी होनी चाहिए, है ना, कि जिससे वो अपने वर्कमैन को कंपनसेट कर पाएँ और वर्कमैन को उनकी नेचर ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग उनको सैलरी प्रोवाइड कर पाएँ, उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएँ। तो वेजेस को बेसिकली डिफ़ाइन करने के लिए, या जो आपका वेज होता है उसके बेस पे आप क्या करते हो, हर एक जॉब के रोल को चेक करते हो। यानी कि जब हम जॉब को चेक कर रहे हैं, जॉब के रोल को चेक कर रहे हैं, तो उसी के बेस पे हम वेजेस को डिसाइड करते हैं, सैलरीज़ को डिसाइड करते हैं। तो वेज सिस्टम या वेज पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए भी हम जॉब इवैल्यूएशन को यूज़ करते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसका मेन एम यही होता है कि आपको क्या करना है, हर एक जॉब को रिलेटिव वर्थ देखना है और किसके रेफरेंसेस में देखना है कि कितना, कौन कौन से स्किल्स आपको पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए, कितने एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, आपके पास जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है, तो उन सब के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि कौन कितना डिज़र्व करता है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हर एक को सेम जॉब, हर एक को हम सेम सैलरी दें। अगर आपके पास कोई एचआर एग्जीक्यूटिव 1 पे है, एचआर एग्जीक्यूटिव 2 पे भी है, कोई सीनियर एचआर है, तो अब हम सबको एक जैसे पैसे थोड़ी दे सकते हैं, हम सबको एक जैसी सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हम ये देखते हैं कि किस जॉब में कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, किस जॉब की कितनी वर्थ है। एचआर एग्जीक्यूटिव 1 को कितना मिलना चाहिए, एचआर एग्जीक्यूटिव 2 को कितना मिलना चाहिए, एचआर एग्जीक्यूटिव 3 को कितना मिलना चाहिए, या सीनियर एचआर को कितना मिलना चाहिए, जीएम को कितना मिलना चाहिए। तो जितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपकी जॉब होती है उतनी ज़्यादा वर्थ उस जॉब की होती है, और जितनी ज़्यादा सिंपल आपकी जॉब होती है उतना कम उसका वर्थ होता है। तो इसीलिए हम ये चेक करते हैं कि जिससे हम एक रैशनल स्ट्रक्चर वेज सिस्टम का डिफ़ाइन कर पाएँ, जिससे हम एक प्रॉपर वेज स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर पाएँ कि हर एक जॉब एक डिफरेंट वर्थ लेके रखती है, हर एक जॉब का अपना अलग अलग वैल्यू होता है। तो किसको कितना मिलना चाहिए, उसकी हम बात करते हैं जॉब इवैल्यूएशन के अंदर। अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो किम्बल ने जो डेफिनेशन दी है, वो किम्बल एंड किम्बल की जो डेफिनेशन है जॉब इवैल्यूएशन को लेके, उन्होंने बोला कि जॉब इवैल्यूएशन रिप्रेजेंट एन एफर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ एवरी जॉब इन अ प्लान एंड डिटरमाइन व्हाट द फेयर वेजेस फॉर सच अ जॉब शुड बी। इन्होंने भी वही वाली बात बोली कि जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है ये डिटरमाइन करना कि हर एक जॉब की कितनी रिलेटिव वैल्यू है, और उसके बेसिस पे फिर फेयर वेज को प्रोवाइड करना और फेयर वेज को डिसाइड करना किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, कि एक पर्टिकुलर जॉब का फेयर वेज क्या होना चाहिए, उसको हम डिसाइड करते हैं जॉब इवैल्यूएशन की हेल्प से। और एडविन बी फ्लिपो ने बोला कि जॉब इवैल्यूएशन इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब। हम एक जॉब को दूसरे जॉब के कंपैरिजन में एक डिटरमाइन करते हैं कि किसकी कितनी वर्थ ऑफ
जॉब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था HR एग्जीक्यूटिव 1 2 3, तो हम कंपेयर करते हैं कि एक जॉब दूसरे जॉब के कंपैरिजन में कितनी वर्थ लिए हुए है। अगर किसी की ज़्यादा वर्थ होगी तो ज़्यादा सैलरी डिज़र्व करता है, किसी की ड्यूटीज़ कम होंगी, सिंपल होंगी, तो वो लेस वर्थ डिज़र्व करता है। तो उन सब चीज़ों को ही हम डिसाइड करते हैं जॉब इवैल्यूएशन के अंदर। इन सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं कि जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम जॉब की वर्थ चेक करते हैं, हम जॉब की एफिशिएंसी चेक करते हैं कि जॉब की कितनी वर्थ है, कितनी एफिशिएंसी है। जॉब इवैल्यूएशन इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब फॉर द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग वेज एंड सैलरी डिफरेंशियल। ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, जिसमें हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब क्या है, और हम ये इसलिए करते हैं जिससे हम प्रॉपर वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाएँ। जॉब इवैल्यूएशन एक साइंटिफिक अप्रोच होता है जिसमें हम हर एक लेबर, हर एक पर्सन की वर्थ ऑफ जॉब को चेक करते हैं। अब जॉब इवैल्यूएशन को लेके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं कि हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, और एक बार ये क्वेश्चन नेट में पूछा भी गया है कि इसमें से कौन से प्रिंसिपल जॉब इवैल्यूएशन का है या नहीं है, तो आप ये एक बार ध्यान रखिएगा। तो जॉब इवैल्यूएशन के अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो पहला प्रिंसिपल बोलता है कि रेट द जॉब नॉट द मैन। मतलब आपको जो इवैल्यूएशन करनी है वो जॉब को लेके करनी है, ना कि मेन को लेके करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिफरेंस होता है। हम जॉब इवैल्यूएशन वर्सेस परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर हम जॉब को रेट करने की बात करते हैं तो उसको जॉब इवैल्यूएशन बोलते हैं, और अगर हम किसी मेन को रेट करने की बात करते हैं तो उसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन में हम केवल जॉब को रेट करते हैं, ना कि मेंस को, ना कि एम्प्लॉयज़ को। आपको यहाँ पे जॉब के बेसिस पे डिसाइड करना है, जॉब की ड्यूटीज़ के बेसिस पे डिसाइड करना है कि वर्थ क्या है, ना कि आपको एम्प्लॉयज़ को देख के डिसाइड करना है कि उसकी वर्थ कितनी होनी चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल बोलता है कि एलिमेंट ऑफ जॉब शुड बी डिफाइंड। अब जब हम एक जॉब को डिफाइन करते हैं तो उस जॉब को हम बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट देते हैं, ठीक है। यानी कि एक हमें पता है पूरी जॉब जो होती है, उस जॉब के अंदर जितने भी टास्क परफॉर्म किए जाएंगे, उन डिफरेंट टास्क को हम डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफाइन कर देते हैं। तो हर एक एलिमेंट को आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना ज़रूरी होता है, ना कि आप कलेक्टिवली केवल एक जॉब देखा आपने कि GM का पोस्ट है, इसको इतना सैलरी दे दो, या ये फाइनेंशियल एडवाइज़र का जॉब है, इसको इतना सैलरी दे दो। आपको कंप्लीट एनालिसिस जो करना है वो हर एक एलिमेंट को डिफाइन करके ही करना पड़ेगा। थर्ड थिंग दैट इज़ यूनिफॉर्मिटी इन अंडरस्टैंडिंग, कि हर एक की अंडरस्टैंडिंग में यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप जब भी जॉब को वर्थ चेक करो तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ना कि उसमें कोई पार्शियलिटी होनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, हम प्रेफरेंसेस दे देते हैं मेन को, यानी कि अपने रेफरेंसेस को, या अपने रिलेटिव्स को, या अपने पर्सनल जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको। तो वो सब नहीं करना है आपको यूनिफॉर्मिटी लेकर आनी है कि अगर कोई सिंपल पर्सन भी बाहर से आए जिसको आप नहीं जानते, वो HR एग्जीक्यूटिव 1 के लिए आए, तो आप उसको भी उतना ही सैलरी दोगे, और अगर आपका कोई रिलेटिव है जिसको आप जानते हो, आप उसको भी उतना ही सैलरी दोगे, क्योंकि दोनों के दोनों काम तो एक ही जैसा करने वाले हैं ना, दोनों का जॉब प्रोफाइल तो सेम है। अगर सेम प्रोफाइल है तो यूनिफॉर्मिटी वहाँ पर मेंटेन होनी चाहिए। एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉय, और आप इसको जॉब इवैल्यूएशन जो आपने किया है उसको आपको हर एक एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट भी करना है, उनको प्रॉपर तरीके से समझाना भी है, एक्सप्लेन भी करना चाहिए। एंड द लास्ट वन दैट इज टॉक ओनली इन पॉइंट वैल्यू। जॉब इवैल्यूएशन में हम पॉइंट वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था सेकेंड पॉइंट में, कि एक जॉब बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनती है, बहुत सारी ड्यूटीज़ को लेके बनती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को लेके उनको पॉइंट देते हैं कि किसके पॉइंट ज़्यादा हैं, ठीक है। यानी कि अगर जैसे कोई HR एग्जीक्यूटिव है तो HR एग्जीक्यूटिव को ग्रीवियंसेस भी हैंडल करने हैं, ओके, उसको रिक्रूटमेंट भी करना है, ओके, उसको सिलेक्शन भी करवानी है, ओके, उसको ट्रेनिंग भी देनी है, कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, ओके। तो इन सारे एलिमेंट्स को हम पॉइंट देते हैं कि किसका काम ज़्यादा क्रिटिकल है, उसको हम ज़्यादा पॉइंट देंगे, और लास्ट में इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट की बात करनी है, वैल्यूज़ की बात करनी है, ना कि आपको फिर से एम्प्लॉयज़ की बात करनी है। वो पॉइंट आपका सिमिलर ही है, यानी कि जॉब इवैल्यूएशन जो रेट किया जाता है वो पॉइंट वैल्यू के बेसिस पे किया जाना चाहिए, और होता भी है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अब जॉब इवैल्यूएशन की, या पर्पस क्या है जॉब इवैल्यूएशन का। तो अभी तक वैसे ये सब चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होंगी कि जॉब इवैल्यूएशन क्या है, तो साथ साथ हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि इसका पर्पस क्या है, क्योंकि मैं बार बार सेम चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि हमें वेज एंड सैलरी डिफाइन करनी है, वेज सिस्टम बनाना है, हमें नेगोशिएशन करने में ईजी हो जाए, हमें फेवरेटिज्म नहीं करना है। तो वही सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर भी रिपीट होते हैं। जैसे पहला पॉइंट ही बोल रहा है टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़, सेम चीज़ मैंने अभी आपको बताई भी थी कि हम जॉब इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं जिससे हम इनइक्वालिटीज़ बेस्ड सिस्टम को रिड्यूस कर पाएँ। पहले क्या होता था, इनइक्वालिटी बेस्ड सिस्टम फॉलो किया जाता था। पहले किसी को भी कितनी भी सैलरी दे देते थे, हमें लगता था इसका जॉब डिफ़िकल्ट है तो उसको हम ज़्यादा पैसे दे देते थे, और किसी का हमें लगता था इसका जॉब थोड़ा ईजी है उसको हम कम पैसे दे देते थे। लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं था। तो उन सारे इनइक्वालिटीज़ को जॉब इवैल्यूएशन की हेल्प से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि अब जो वेज सिस्टम फॉलो होता है वो इक्वल वेज सिस्टम फॉलो किया जाता है। सेकेंड पर्पस है कि जिससे हम एक प्रॉपर जॉब का सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर पाएँ। विद द हेल्प ऑफ जॉब इवैल्यूएशन वी कैन क्रिएट अ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ जॉब, यानी कि जो जॉब है उसका क्या मेन पर्पस था, क्या उसके एलिमेंट्स थे, कौन कौन सी उनकी ड्यूटीज़ थी, और उसको हम कितना वर्थ है, उसको हम कितना पे कर रहे हैं। तो ये एक बेसिकली क्या बना देता है, एक प्रॉपर रैशनल सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है। थर्ड थिंग दैट इज़ टू प्रोवाइड अ रैशनल बेसिस फॉर नेगोशिएटिंग पे रेट। अब ये हमें एक रैशनल यानी कि एक लॉजिक भी दे देता है। लॉजिक किस बेस का, कि आप कैसे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन के टाइम पे नेगोशिएट कर सकते हो, कैसे आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि वो इतनी ही सैलरी पर हमारे साथ काम करें। अगर आपने प्रॉपर तरीके से जॉब इवैल्यूएशन किया है, हर एक एलिमेंट्स को आपने डिसाइड किया है, हर एक एलिमेंट को पॉइंट्स भी दे रखे हैं और उन सब चीज़ों को नोट डाउन भी किया है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो ईजिली कि आपको कितनी सैलरी हम क्यों पे कर रहे हैं सिलेक्शन के टाइम पे। तो वो आपको वहाँ पर इजी हो जाता है। एंड ये फेवरेटिज्म ख़त्म करता है। मैंने अभी आपको बताया कि जॉब इवैल्यूएशन की हेल्प से हम फेवरेटिज्म और पर्सनल जो हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं उन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, अब ये आपको जॉब इवैल्यूएशन की हेल्प से हम राइट मैन एट द राइट जॉब, जो हम हमेशा से बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन में ये आपको हेल्प करेगा जब आपके पास प्रॉपर तरीके से जॉब एनालिसिस के बाद जॉब इवैल्यूएशन भी हुआ होगा। तो एंड द लास्ट वन दैट इज़ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजर। अब अगर एम्प्लॉय को ऑलरेडी पता है कि मेरे को कितनी सैलरी मिल रही है और क्यों मिल रही है, रीज़न क्या है, तो उसके और उसके मैनेजर्स के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप रहती है, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रहती है, और वो अच्छे से मिलके कोऑर्डिनेट करके काम कर लेते हैं। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को भी स्टेबल रखता है, हेल्दी रखता है, और एक हेल्पिंग एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है वहाँ पर। तो बेसिकली ये कुछ मेजर पर्पस हैं जॉब इवैल्यूएशन के। एंड प्रोसेस क्या है जॉब इवैल्यूएशन की, प्रोसेस हम करते कैसे हैं जॉब इवैल्यूएशन। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है जॉब इवैल्यूएशन में दैट इज़ एनालिसिस द जेडी एंड जेएस। क्योंकि मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि जॉब इवैल्यूएशन जो होता है वो जॉब एनालिसिस के बाद का पार्ट होता है। तो जब हमने जॉब एनालिसिस में जेडी और जेएस बनाया था, जेडी दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जेएस दैट इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जेडी और जेएस बनाते हैं। यानी कि हम सबसे पहले जो हमने जेडी और जेएस बनाया था जॉब एनालिसिस में, उसको दोबारा से एक बार गो थ्रू करते हैं, उसको सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो हमने जॉब एनालिसिस जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका जॉब इवैल्यूएशन, कि अब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भी एनालिसिस करनी है और जॉब स्पेसिफिकेशन को भी चेक करना है। देन सेलेक्ट एंड प्रिपेयर जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमें ये सेलेक्ट करना है और प्रिपेयर करना है कि जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम हम कौन सा यूज़ करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर आपको बेसिकली जब हमने जेडी और जेएस बनाया था, तो जेडी और जेएस के बेसिस पे ही हम जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम को बनाते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो एक जॉब होती है उसको हम कई सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपने जेडी जो बनाया था, उस जेडी में बहुत सारे टास्क लिखे होंगे ना कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। जेएस में भी आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन कौन से आपको उसके अंदर एप्टीट्यूड स्किल्स कौन से चाहिए, एनालिसिस स्किल्स कौन से चाहिए। तो हमने दोनों चीज़ें बनाई थी। उन सारी की सारी एक कंप्लीट जॉब को आपको अलग अलग कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करना है। देन क्लासीफाई दी जॉब। उसके बाद हमें क्या करना है, जॉब को क्लासीफाई करना है। यानी कि अब हमने जो डिवाइड किया था, अब हमने उस जॉब को बेसिकली ग्रुप करना है कि सिमिलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो रही हैं, उनको हमें पर्टिकुलर
अरेंज करना है उन जॉब्स को करेक्ट सीक्वेंस में, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ मनी। हम उसको क्या करते हैं, उसकी रिलेटिव वैल्यू चेक करने के लिए उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। एंड देन अप्लाई जॉब इवैल्यूएशन मेथड। उसके बाद हमारे पास कुछ जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करूँगी। उन सारे के सारे, जैसे क्वालिटेटिव मेथड होता है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है, पॉइंट स्केलिंग मेथड होता है, फैक्टर स्केलिंग मेथड होता है। तो हम यहाँ पर बेसिकली देखते हैं कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है जॉब इवैल्यूएशन का, तो हम वो मेथड अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम रिव्यू एंड फीडबैक लेते हैं। जब हमने अब मेथड अप्लाई किया तो उससे हमें कुछ रिज़ल्ट मिला होगा, उस रिज़ल्ट को दोबारा से एक बार चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, एंड द लास्ट में हम उसको कंट्रोल करते हैं और फॉलो अप लेते हैं। तो ये आपका जॉब इवैल्यूएशन का प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले आपको जेडी और जेएस को बनाना है, एनालिसिस करनी है, उसके बेसिस पे आपको प्रोग्राम डिफाइन करने हैं, उन सारे के सारे टास्क को आपको सिमिलर टास्क में डिफाइन करना है, फिर अपना एक मेथड अप्लाई करना है, रिव्यू करना है, एंड द लास्ट में आप उसको फॉलो अप करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु वन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।